कौन करता है रेप? छेड़छाड़ कौन करता है? कौन बस में चढ़ती हुई लड़कियों के पीछे से थपकी लगाता है उनकी बरा को कि चढ़ो चढ़ो चढ़ो? किसको मजा आता है कि उसके ब्रेस्ट के साथ अपनी कोहनी सटाता है? कौन उसके चुंटी काटता है? कौन उसको पुश करता है? कौन डंडा पकड़े हुए खड़े हुए नीचे से पैर दबाता है, ऊपर से हाथ दबाता है? नहीं समझ में आता क्या? लड़कियों को, औरतों को बदनीति सबसे पहले और बहुत जल्दी समझ में आती है। ये और बात है कि ये जो झूठा आवरण उड़ा रखा है कि इज्जत चली जाएगी, नाक कट जाएगी, बदनामी होगी, उस डर से बेटियां चुप रहती हैं। मतलब क्या करें, मतलब समटाइम it feels helpless also कि being an individual what can I do to set it right, but definitely it is frustrating, it is painful and it is होता है ना, खून खौलाने वाली बात भी है। ये जो नाकाबिलियत है वो एक इंसान की है एंड स्पेशली आई वांट टू कोट दी पुरुष। दो छोटी छोटी बच्चियों का कौन सी चीज़ तुमको इतनी सेक्सुअली अपीलिंग लग गई कि आपने उनके साथ इस तरीके का कृत्य किया? हम हमारे समाज को, हमारे लोगों को सुधार नहीं पा रहे हैं, उनकी आदतें नहीं बदल रही हैं। औरत के प्रति जो नज़रिया होना चाहिए वो नहीं हम बदल पा रहे हैं, क्योंकि आप उसको एक वस्तु की तरह देख रहे हैं, आप उसको सेक्स के नज़रिए से देख रहे हैं। आप बहुत पाठ पूजा करते होंगे, बहुत देवियों की पूजा करते होंगे, लेकिन जहाँ औरत दिखती है वहाँ पे आप उसको सिर्फ एक उपभोग की वस्तु मान के उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं। और बार बार हम बेटियों को ऐसे कौन सी जगह है जहाँ छुपा के रखें कि तुम घर में घुस जाओ? और दूसरी तरफ सरकारें जो बड़े बड़े वादे करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माँ बाप कैसे पढ़ाएं बेटियों को? बाहर भेजते हैं तो ये चील कौवे नोचने के लिए बैठे हुए हैं कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप। देखिए, इंडियन सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो ये है कि 9 बजे बाद अगर लड़की बाहर घूम रही है तो शी इज़ कैरेक्टरलेस, और वो खुद इनविटेशन दे रही है जो लोग भूखे घूम रहे हैं उनको कि आओ मुझे खा लो। तो ऐसा नहीं है। जैसे आदमियों के पास काम है, आदमी अपने ऑफिस से रात को आ रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो जो लड़कियां आ रही हैं वो भी अपनी शिफ्ट से आ रही हैं, अपने काम से घर वापस आ रही हैं। जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो लड़कियां भी कमा के आगे आ रही हैं, लेकिन दिमाग तो आपका खराब है, कर तो आप ये सारी चीज़ें रहे हैं। टाइमिंग को लेकर लोग कहते हैं कि रात को लेट आने की वजह से ये होता है, ऐसे कपड़े पहनने की वजह से, तो ये कोई कैरेक्टर थोड़ी डिसाइड कर सकता है यार। तो ये सब चीज़ें जो है वो छोटी सोच को जताती है और कुछ नहीं। जिन लोगों की डॉटर्स हैं, जिनके पास में लड़कियां हैं, अब वो लोग सहम गए हैं कि अपनी बच्चियों को बाहर भेजे नहीं भेजें। जब लॉकडाउन में ये कंडीशन है तो जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद क्या कंडीशन होगी? और छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की चीज़ें होना, मतलब 6 रेप केसेस हैं, उसके अंदर जो कुछ बच्चियां हैं वो नाबालिग हैं। तो मतलब जब छोटी बच्चियां स्कूल जाएंगी तब उनके साथ में क्या होगा जब लॉकडाउन में ये हालात हैं? एज ए ह्यूमैनिटी इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम एक बहुत बड़े मसले के अंदर फंसे हुए हैं जो कि है कोरोना इटसेल्फ, राइट, जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। अब ऐसे मुकाम में जहाँ हम एक दूसरे को छूने से हमारे जान को खतरा है, उस केस में, उस सिनेरियो के अंदर अगर कोई रेप का कोई केस रिपोर्ट हो रहा है तो आई डोंट नो वेयर ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू। मतलब 2 मिनट के आपके प्लेजर के लिए एक बच्ची की जिंदगी खराब हो जाती है। छोटे बच्चों के साथ खास तौर पे जब रेप की घटनाएं होती हैं तो वो किसी भी समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है, और हम अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते इस बात के लिए, क्योंकि बच्चे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते। तो लगता है कहीं ना कहीं हमारे अपने प्रयासों में कमी है, या जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोविड फैल रहा था, हर कोई डरा हुआ था, हर कोई अपने घर में था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने, जो मानसिक प्रवृत्ति जिनकी ख़राब रहती है ना, मैं आपको ये कहूँगा कि मतलब उनके लिए मैं कैसा वर्ड यूज़ करूँ मुझे पता नहीं है, राक्षस जो लोग होते हैं ना, प्रवृत्ति के लोग, उन लोगों ने ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, सीधी सी बात है। एम्बुलेंस केस विच इज जस्ट सेड कि एम्बुलेंस के अंदर पूरे शहर में वो एम्बुलेंस चलती रही और उसके अंदर ऐसा गैंग रेप या ऐसा कुछ हुआ है, देन इट इज़ अ क्वेश्चन इंडीड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो, बिकॉज लॉकडाउन अगर हो रहा है, रखा गया है, हम लोग अंदर हैं पर पुलिस कर्मी तो बाहर हैं। अब निकलना छोड़ो, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं रेप, देन व्हाट आर दे डूइंग?
आज अगर जैसे मान लो मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ है, मेरे किसी रिलेटिव के साथ में रेप हुआ है या मेरी बच्ची के साथ में ऐसा हुआ है, तो मैं उसको संभालूंगी हॉस्पिटल जाके, या मैं मतलब यहाँ चक्कर काटती रहूँगी? पहले तो मैं उसको अकेला छोड़ के मैं पुलिस वालों के पास जाऊँ, वो मुझे 10 जगह चक्कर कटाएं, पहले 2 घंटा बिठा के रखें, फिर 10 जगह चक्कर कटाएं कि यहाँ FRI करो, यहाँ पे FIR करो। ये बात है 2006-07 की मेरे ख्याल में। मैं गई तो मैंने SHO से कहा कि भाई आप चाबी दीजिए, कंप्लेंट बॉक्स मैं खोलती हूँ। खोला कभी? बोले नहीं मैं तो नहीं खोला, पुराने वाले साहब थे उनके पास था, और चाबी तो मिल नहीं रही है। तो मैंने हाथ डाल के उसमें से चिट्ठियाँ निकाली। एक चिट्ठी गांधीनगर गर्ल्स स्कूल की बच्ची थी, क्लास बदल गई उसकी, साल भर पहले की लिखी हुई है। वो कहती है कि जब हम लड़कियां बाहर निकलती हैं, छुट्टी होती है स्कूल की, फलां व्यक्ति ऐसे रंग की गाड़ी लेके आता है, अपने पैंट का जिप खोल देता है। वो बेटी कैसे लड़ेगी अगर हम 1 साल तक कोई शिकायत ही नहीं खोल के देखेंगे? लंबे लंबे केसेस चलते हैं, किसी को पकड़ना, फिर कार्यवाही करना, फिर उस पर दुनिया भर की सुनवाई होना, तो जो प्रोसीजर है उसके चलते चलते इतना टाइम हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए जस्टिस मिल भी गया, लेकिन लड़की की तबाही तो हो ही गई ना, उससे लड़की को क्या मिल जाएगा? वो पहले वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं रहेगी, ताउम्र उसके अंदर ट्रॉमा, डिप्रेशन, सारी चीज़ें निकलेंगी उसके अंदर से। मैं तो वो दामिनी को नहीं भूलती, उस बच्ची को जिसके 20 से ज़्यादा सर्जरी हुई, जो बिस्तर पे है, चल फिर नहीं सकती है। या मैं एक बहुत ही छोटी बच्ची का जिक्र करती हूँ, ये 2002 की बात रही होगी। सांगानेर वाटिका एक गांव है, वहाँ से सो रही थी अपनी माँ की बगल में अपने भाई बहनों के साथ ही, तो पड़ोसी उठा के ले गया था 32 साल का एक आदमी, और वो बच्ची 5 साल की थी। रेप किया, गला दबाया, 2 किलोमीटर दूर ले जाके। वो बच्ची कहीं जिंदा बच गई और वो किसी दूसरी ढाणी में चली गई, खेत के अंदर जहाँ लाइट उसको दिखती रही, वो वहाँ जाती गई। लेकिन ठीक है, हमने FIR दर्ज करा दी, सब हुआ है। 1 साल बाद वो केस ट्रायल में आया, और जो अपोजिशन का वकील है, एक्यूज का वकील है, वो कहता कि मैं तो क्रॉस एग्जामिन करूँगा। हमको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ लंबी सीटिंग उस बच्ची की करानी पड़ी। आप दोहरा दर्द दे रहे हो, बच्चे उससे बाहर निकलना चाहते हैं और आप उसको वापस 1 साल बाद वही सब रिपीट करा रहे हो कि आपके साथ क्या हुआ था, कैसे अंकल लेके गए थे, क्या क्या किया था आपके साथ। अगर किसी ने रेप कर दिया तो उसको पहले तो इतनी लंबी कार्रवाई चलेगी, वो आराम से रोटियां तोड़ रहा है, फिर जेल में है तो वहाँ पे रोटियां तोड़ रहा है, फिर उसके बाद पता नहीं कितने टाइम तक उसकी सज़ा हुई है, फिर वो छूट जाएगा, या कब फांसी देने का प्रोविजन हो गया तो फांसी दे दी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके के जो लोग हैं, इनको इस तरीके का दंड देना चाहिए, ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि आगे से कोई भी इस तरीके के काम करने से पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, जब वो देखे कि रेप केस जो होते हैं, जो करने वाला है उसके साथ किस किस तरीके का सलूक होता है बाद में। जैसा कि आपने देखा होगा कि सऊदी की जब हम खबरें पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उन्हें ही कट कर दिया जाता है अगर कोई रेप करता है किसी के साथ में। तो मुझे लगता है इस तरीके के जो डरा देने वाली चीज़ें होती हैं कि आपने किसी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही हटा दिया बिल्कुल उससे, तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए हमारे देश में भी, ताकि इस देश के पुरुष भी थोड़ा सा जो है वो अपने सेंसेस को ध्यान में रखें, उसके बाद इस तरीके का कुछ भी करें। So where are these cases reported? I think these cases are not getting reported on time and reporting, getting reported in general also because people are staying back. कि जो हो गया, लेकिन अब हो गया तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी, उसकी तो होगी, साथ में जो उसकी बहन है हो सकती है उसकी भी हो जाएगी। तो वो डर है, वो हमारी पैरों की बेड़िया बन जाता है, इस वजह से हम लोग उसको आगे नहीं ले जा पाते हैं। मुझे लगता है डर और भय से कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं। कुछ दिन के लिए आप उसको बंद कर देते हो, दबा देते हो, वो वापस उभरती हैं, वापस निकलती हैं। तो हम अपने आप को क्यों नहीं बदल सकते? मेरा सवाल ये है। डर जो है वो बिल्कुल गायब हो गया। क्या होगा? फांसी हो जाएगी, जेल में पड़े रहेंगे, सज़ा होगी तो बहुत लंबे टाइम बाद होगी, तब तक तो बुढ़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। जैसे ही आपको मिले अपराधी, उसको तुरंत लेके तुरंत कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि पढ़े ना, जब औरतें पढ़ें उस खबर को, तो औरतों के साथ साथ आदमियों के रोंगटे भी खड़े हों। सज़ा मिलती है इनको, ठीक है, जेल में रखा जाता है। जेल की लाइफ कोई ऐसे अच्छी लाइफ नहीं होती है, लेकिन टू मेक देम रियलाइज कि देखो ऐसा कोई करेगा ना तो आपके साथ इस तरह होगा।
ऐसी आपका कठोर कारावास आपको मिलेगा। तो ये कुछ एक्शंस हैं जो लेने चाहिए। और लॉ है कि अगर कोई ये जुर्म करेगा तो उसको फांसी भी हो सकती है। निर्भया वाले केस में टाइम लगा, विच वॉज बैड, एक्चुअली बैड। मतलब ये कुछ ऐसे लूप होल हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, मैं ये मानता हूँ। जो लीगल प्रोसेस है इसमें भी तेजी लाने की ज़रूरत है और इसमें बेटियों को न्याय जल्दी मिले, ये सरकारों के एजेंडे में होना चाहिए। वो प्रत्यक्ष में दिखना चाहिए। सिर्फ कहा गया है, नारों में, भाषणों में बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार फलाने की सरकार, ढिकाने की सरकार, आती रहेंगी सरकारें, जाती रहेंगी, लेकिन बेटियों को न्याय त्वरित मिले, ये होना चाहिए। वो थानों में महिला डेस्क बना के अगर वर्दियाँ पुरुषों की टांगनी है तो वो महिला डेस्क किसी काम की नहीं है। हमारा ये मानना, जो महिला थाने की दहलीज पे आ गई, चाहे उस थाने का ज्यूरिडिक्शन है चाहे नहीं है, उस महिला को तुरंत उसकी मदद की जानी चाहिए। नहीं थाने का ज्यूरिडिक्शन तो संबंधित थाना तक आप सुरक्षित पहुंचा के आइए ना। कि ये जो प्रोसेस है वो इतना लेंदी है, राइट? तो वो चीज़ उसको इतना ज़्यादा सेटबैक कर देता है कि लोग आगे आते ही नहीं है कि यार, एक तो ये कि मैं सही रहेगा नहीं रहेगा, दूसरी चीज़ इतना लंबा हो जाएगा तो फिर पता नहीं, और तीसरी चीज़ ये कि दे आर डाउटफुल कि भैया इसका न्याय मिलेगा भी नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो हाई क्लास सोसाइटी में जो रेप्स होते हैं वो तो एजुकेटेड है, राइट? या उनकी अपब्रिंगिंग भी कहीं ना कहीं सही रही होगी, राइट? देन व्हाई दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस थिंग? डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द सेम थिंग, राइट? मे बी उनको लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, आई एम पावरफुल इनफ। दिस कुड बी अनदर रीजन कि मैं कर लूंगा और मुझे पकड़ा नहीं जाएगा, क्या देख लेंगे, पैसा फेंकेंगे और हो जाएगा काम। करीब 7-8 साल पहले मैं एक NGO गई थी और वहाँ पर मैं निशा सिद्धू जो हैं, एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उस समय भी किसी रेप केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो शी सेड कि इंडियन गवर्नमेंट को ना, जितनी भी सड़कें हैं उनके किनारे पे जो रोडें खड़ी हैं उनमें छेद बना देने चाहिए, ठीक है, उनमें होल बना देने चाहिए। और जिसको भी इस तरीके की तलब लगे ना, दिमाग जिसका ठरकी हो रहा है एकदम, तो वो जाके उस छेद में घुस जाए, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ बोली, एकदम बेबाक तरीके से। तो मुझे लगता है शायद ऐसा कर देना चाहिए। प्रोटेक्शन होना चाहिए, बेटियां बोल्ड बने, निर्भीक बने, क्योंकि ये देश और ये मुल्क उनका भी है, खाली बेटों का नहीं है। तो उनको अंधेरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिन छिपने से पहले घरों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बेबाक होके जा सकती हैं। लाइफ को सफ़र करने के लिए भाई वो अपनी जॉब कर रहे हैं या बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये उन्हें मैनेज करना है कि भाई अगर माँ समय नहीं दे पा रही है तो फादर दे, कोई एक बच्चे को समय दे, या दोनों कोशिश करें कि बच्चे के साथ रहें। तो इससे बच्चे का भी मेंटली डेवलपमेंट होता है। थोड़े दिन पहले मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी का नाम था रिबन। एक छोटी सी बच्ची जो कि 1st क्लास में पढ़ती है, उसके साथ में कंटिन्यूसली ईव टीजिंग हो रही है, उसके साथ में अब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है उस लड़की के साथ में। उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अंकल उसको टॉफ़ी देते हैं, वो टॉफ़ी ले लेती है और अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है। एक दिन उसके फादर उसे छोड़ने जा रहे हैं, तो वो लड़की लिफ्ट में अपना स्कर्ट ऊपर कर रही है और बोल रही है पापा टॉफ़ी। तब पेरेंट्स के दिमाग में आया है कहीं से कि इसके साथ शायद कुछ गलत हो रहा है बच्ची के साथ में। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चियों को सबसे पहले जो है वो सेक्स एजुकेशन देना शुरू करें। लड़कियों को बताएं कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, ठीक है। तो इस तरीके की एजुकेशन बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने कही थी, मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन ये कहा था कि बेटी बचाओ बाद में, पहले तो बच्चों को समझाओ, लड़कों को समझाओ, बच्चे को समझाओ कि एक लड़की है, विमेन है, उसको ऐसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। और जब शुरुआत आप घर से देखते हो ना, जब फैमिली मेम्बर्स में ये चीज़ें होती है, किसी इंसान ने कहा कि बेटा ये आपकी मदर है, ये आपकी सिस्टर है, इनको रिस्पेक्ट दो, तो वहीं से जो माइंडसेट डेवलप होता है, उस घर के जो माहौल से चीज़ें बनती है ना, मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई ऐसी हरकत करने की सोचेगा। जो कि पूरे ढके होते हैं, टॉक अबाउट साड़ी, और विच इज़ लेस रिवीलिंग, नॉट नेसेसरी बुरखा एज सच, बट जो पूरे क्लोज पहनती है या फुल स्लीव्स सलवार कमीज होता है, ऐसा तो नहीं है कि उनका रेप नहीं होता, विक्टिमाइज तो वो भी होती हैं, राइट? सो द आंसर इज देयर, द रीजन इज डेफिनेटली नॉट दिस, दिस कैन नेवर बी द रीजन। आई थिंक दिस इज जस्ट अ बहाना, एक बहुत ही वाहियात बहाना है कि हम जो मेन कॉज है, रीजन है, उसको किस तरह से घुमा के वापस लड़की के ऊपर ही डाल देते हैं। हमको खुद बोल्ड बनना है और
समाज को कौन बदलेगा? हम लोग खुद बदलेंगे। अगर मैं मेरे घर में ही बदल लूँ तो मोहल्ला सुधर जाएगा, मोहल्ले को सुधार लिया तो मेरा गांव बदल जाएगा, गांव बदल गया तो मेरा शहर भी बदल जाएगा, शहर बदलेगा तो मेरा स्टेट बदलेगा, स्टेट बदलेगा तो देश भी बदल जाएगा। कितना का मुश्किल है? तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। हम अब बदल जाएंगे तो मेरे ख्याल में बदलाव आ ही जाएगा। वो लोग जो कि अपने केसेस फाइल नहीं करते, जाके नहीं बताते, डरते हैं कि सोसाइटी में नाम खराब होगा, तो उन लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो विक्टिम हैं और जो अपराधी है उसको सज़ा होनी चाहिए, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। जो नेट पे एकदम फ्री पॉर्न आपको जो मिल रहा है, सबसे पहले तो वो सब बंद कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपको परोसी जा रही है, उसी चीज़ की जो अंदर आपके अंदर जो संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, उन संवेगों को आप बाहर इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले प्लीज़, जितना भी प्रशासन अगर इसको देख रहा है, जो भी लोग इस चीज़ के साथ में डील कर रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले ये फ्री पॉर्न ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म। कितने सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए, और मुझे लगता है कि रिपोर्ट ना होना भी बहुत हद तक बढ़ावा देता है उन लोगों को कि भैया हो जाएगा, लोग इसलिए पीछे हट जाएंगे कि उनको पता है इज्जत की परवाह है, इसलिए वो लोग सामने आएंगे ही नहीं। ये एक चीज़ है। प्रक्रिया जो है वो इतना ढीली होती है कि वो या तो जूतियाँ घिस जाती हैं, या बेटियां न्याय पाने की आस में दम तोड़ देती हैं, या वो इतना देरी से दिया गया न्याय होता है कि उसका कोई मायने नहीं रहते हैं। व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, ना कि इस बात की कि हम हर बार एक नया कानून बनाएं। हम अपने आप को बदल दें तो ये समस्या नहीं रहेंगी, और समस्या नहीं रहेंगी तो किसी बहुत सारे कानून की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो बदलाव हमको खुद के अंदर लाना है। जिस चीज़ के बारे में आज हमने ये बात करी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने आसपास आप कुछ भी गलत होता देखते हैं, रेप पर्टिकुलर उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, हर चीज़ के बारे में कुछ भी गलत आप होता देखते हैं, प्लीज़ पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें, एटलीस्ट किसी और को बताएं, ताकि आप नहीं तो वो वहाँ तक ये बात पहुँचा सके जहाँ पे ये बात जाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक बहुत फेमस कहावत है हमारे यहाँ कि अन्याय करने से ज़्यादा अन्याय सहने वाला गलत होता है। तो कभी भी कोई आप पे अन्याय करे तो उसे सहिएगा नहीं। मैं एक ही लाइन में कहना चाहती हूँ कि अपने बेटों को सभ्यता और इज्जत के साथ औरतों के साथ पेश आना चाहिए। उन्हें तहजीब सिखाएं बनिस्बत बेटियों को बदलने की। तुम ऐसे रहो, तुम सर ढक के रहो, तुम दहलीज से बाहर मत निकलो, दांत मत निकालो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटे सुधर जाएंगे तो बेटियाँ का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। हे आरजे रोहित दिस साइड, प्लीज सब्सक्राइब टू मल्लू राजस्थानी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें इनकी वीडियोस को।